अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें हमने पढ़ा था कि दो लेवल्स पर रेगुलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन वाली हमने पढ़ ली थी कि वो अपीयरेंस के थ्रू होती है, और ट्रांसलेशन वाली अब हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट ये बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में हो रही होती है रेगुलेशन, और ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और आज हमने पढ़ना है ट्रांसलेशन में, और ये हमने स्ट्रिंजेंट रिस्पांस रह गया था, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन तो हमने ट्रांसक्रिप्शन तो हमने पढ़ ली कि कैसे ऑपेरॉन्स के थ्रू ऑपेरॉन्स पर आकर रिप्रेसर मॉलिक्यूल लगता है, और फिर वो जीन ऑन हो जाती है या ऑफ हो जाए। रिप्रेसर लगेगा तो वो ऑफ हो जाएगी, रिप्रेसर रिमूव होगा तो वो जीन ऑन हो जाएगी और उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। बट जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई, मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया, अब उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होनी है। अब हमने पढ़ना है कि उस लेवल पर कैसे रेगुलेशन होती है और किस तरह से इसको हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन किस स्टेप पर रेगुलेशन एक्चुअली क्या है। कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों स्टेप्स, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये कोऑर्डिनेट होकर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होती जा रही है उस जीन की और ट्रांसलेशन नहीं हो रही, तो वो तो मैसेंजर आरएनए एक्यूमुलेट होता रहेगा। और इसके वाइस वर्सा क्या है कि ट्रांसलेशन होती जा रही है, तो अल्टीमेटली अगर सिर्फ ट्रांसलेशन होगी तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए तो कम हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रोसेसेस टाइटली रेगुलेटेड होते हैं बाय डिफरेंट प्रोटीन्स, बाय राइबोसोमल सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स ने ट्रांसलेशन करनी है तो हम उसको राइबोसोम्स के लेवल पर जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं फॉर ट्रांसलेशन? हमें चाहिए है राइबोसोम्स चाहिए। हमें राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये दोनों चीजें होंगी तो राइबोसोम बनेगा। राइबोसोम से हम जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो ट्रांसफर आरएनए पर लोड होते हैं, ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करते हैं। वो चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है वो मैसेंजर राइबोसोम की ए साइड पर लगता है, अपना अमीनो एसिड देता है और फिर वहां से रिमूव हो जाता है, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है। नॉर्मल प्रोसेस ये है। ठीक है, बट अब कुछ सर्कमस्टेंसेस है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी है। ठीक है, राइबोसोम्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनानी है, बट अगर बॉडी में अमीनो एसिड्स की ही कमी है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस अमीनो एसिड्स नहीं है, तो अब हम प्रोटीन्स नहीं बना सकते। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी उस जीन की, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए इस तरह एक्यूमुलेट हो जाएगा, हम ऐसा नहीं होने देते। तो हम रेगुलेशन करते हैं। वो रेगुलेशन कैसे होती है कि ट्रांसलेशन क्योंकि राइबोसोम्स कर रहे होते हैं, और राइबोसोम्स जो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अमीनो एसिड्स नहीं है बॉडी में, तो हम क्या करते हैं कि राइबोसोम्स की प्रोडक्शन को भी शट डाउन कर देते हैं, ताकि जब एक तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जाके मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन ही रोक दी जाएगी, नंबर 2 हम उन राइबोसोम्स की प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा राइबोसोम्स भी ना बने। ठीक है, अब जो पहला रिस्पॉन्स है ना बैक्टीरिया में, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं हम स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स एक स्ट्रिंजेंट फैक्टर के थ्रू होता है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जैसे ई कोलाई है, उसके अंदर 7 ओपेरॉन्स हैं जो राइबोसोम्स के राइबोसोमल आरएनए को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, यू नो कि डीएनए से ही तीनों टाइप्स के आरएनएस बने होते हैं, ट्रांसफर, राइबोसोमल और मैसेंजर आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए है, पहले हम राइबोसोम के राइबोसोमल आरएनए की बात करेंगे। जैसे मैंने बात की ना कि राइबोसोम्स राइबोसोमल प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है, तो हमने इन दोनों चीज़ों की ब्रेकडाउन को कम, इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन को कम करना है, सो दैट के राइबोसोम्स कम बने इन केस कि हमारे पास अमीनो एसिड्स नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली तब इनिशिएट होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड अमीनो एसिड्स इन द बॉडी। ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए को कम करता है, राइबोसोमल प्रोटीन को दूसरा फैक्टर कम कर रहा होता है, वो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स नहीं होता। तो क्या है कि अमाइनो अच्छा स्ट्रिंजेंट फैक्टर के थ्रू होता है। जब अब ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट होता है व्हेन अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए जब है वो राइबोसोम की ए साइट पर आकर अटैच होता है। ठीक है, अनचार्ज राइबोसोमल अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए क्यों? क्योंकि बॉडी में हमारे पास अमीनो एसिड्स नहीं है। ट्रांसफर आरएनए पर भी फिर अमीनो एसिड्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो वो खाली वाला ट्रांसफर आरएनए जब आकर लगेगा राइबोसोम पर, तो राइबोसोम बहुत जो है वो क्लेवर है, वो उसको फॉरन डिटेक्ट कर लेता है। जब वो डिटेक्ट करता है तो उसके अंदर एक स्ट्रिंजेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो उस फैक्टर को मैसेज देता है, वो फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, और ये बीच में मैसेंजर आरएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास ए साइट है, ये हमारे पास ई साइट है जहाँ से एग्जिट होना है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और यहाँ पर आकर वो ट्रांसफर आरएनए लगा है, ठीक है, और वो खाली था। अब ये इसके अंदर स्ट्रिंजेंट फैक्टर है, वो डिटेक्ट करेगा इस ट्रांसफर आरएनए को। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, जो सेल के अंदर मौजूद जीडीपी है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको एक किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, विच इज नोन एज गुआनोसिन टेट्राफॉस्फेट। उसके साथ 4 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड कर देगा, पहले 2 थे वो 2 और ऐड कर देगा। उससे क्या होगा कि एक न्यू कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उस कंपाउंड का नाम क्या है? पीपीजीपीपी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? पीपीजीपीपी में। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ? जब अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए लगा राइबोसोम के लार्जेस्ट सब यूनिट पर, स्ट्रिंजेंट फैक्टर एक्टिवेट हो गया और उसने इसकी फॉर्मेशन करा दी। अब ये कंपाउंड क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म में, ये सारा ये बैक्टीरिया में तो ऑब्वियसली सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है ना,
तो ये जो फैक्टर है, ये जो सब्सटेंस बना है, कंपाउंड बना है, ये जाता है न्यूक्लियस में उन जीन्स के पास जाता है जो राइबोसोमल आरएनए बना रही होती हैं। ये उन जीन्स को जाकर इनहिबिट करता है और फिर राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो कम कर देता है। जब राइबोसोमल आरएनए कम हो जाएगा, राइबोसोम्स कम बनेंगे, इस तरह से हमारे पास राइबोसोम्स वेस्ट नहीं होंगे व्हेन देयर इज नो अमीनो एसिड्स इन द बॉडी। और साथ-साथ ये सम ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि अमीनो एसिड नहीं है तो ट्रांसफर आरएनए का भी कोई फायदा नहीं है, और फिर मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन को भी ये अल्टीमेटली कम कर देता है। तो ये पूरा हमारे पास क्या था, स्ट्रिंजेंट रिस्पांस। ठीक है, द स्ट्रिंजेंट रिस्पांस इज अ बैक्टीरियल मैकेनिज्म जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है अमीनो एसिड स्टार्वेशन में अडेप्ट करने का। अब इससे क्या होगा कि जो बाकी सारी फालतू प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस इस तरह से कम हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस पर स्ट्रिंजेंट रिस्पांस एक्टिवेट नहीं होगा जो अमीनो एसिड सिंथेसिस करवा रही होती हैं। ठीक है, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स भी तो हो सकती है ना बॉडी में, तो उस प्रोसेस को भी अगर हम कम कर देंगे तो अमीनो एसिड्स बनेंगे ही नहीं। तो हम उस वाले को स्टॉप नहीं करते, बाकी सारी प्रोटीन्स के जो ट्रांसलेशन है वहां पर हम स्टॉप लगा देते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, by decreasing production of ribosomal RNA। तो दिस इज व्हाट इज stringent response। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस इसमें आता है वो आता है राइबोसोमल प्रोटीन्स को रेगुलेट करने से। वो कैसे रेगुलेट होती हैं, ठीक है, अब वो भी राइबोसोम का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। वो क्या करती हैं, वो कैसे बन रही हैं, वो बन रही हैं सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस से, जैसे सारी प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन थ्रू मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर जो है वो बनाता है प्रोटीन्स, जिन्हें हम इन केस जो भी हम स्टडी करें राइबोसोमल प्रोटीन्स बना देंगे। ठीक है, इनके भी ऑपरोन होते हैं। अब जब ये राइबोसोमल आरएनए आपके पास इनफ होता है, इतना होता है, ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, ये प्रोटीन्स बनती हैं, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन हुई तो ये प्रोटीन जाकर राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच हो जाती हैं और इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर जो के बाद में राइबोसोम बना देता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, जो आपको इस डायग्राम में मैं अभी दिखाती हूँ, ये वाली जो डायग्राम है, कैन यू सी कि अब इसमें जो रेड वाला पोर्शन है दिस इज राइबोसोमल प्रोटीन ऑपरोन, यानी इससे मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से ये राइबोसोमल प्रोटीन्स बनी, और ये इससे वाले डीएनए सेगमेंट से राइबोसोमल आरएनए बना है, और ये राइबोसोमल आरएनए के साथ राइबोसोमल प्रोटीन्स आकर लग जाती हैं और फिर राइबोसोम बन जाता है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस हाउ राइबोसोम्स आर फॉर्म। बट जब कि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए नहीं है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। स्ट्रिंजेंट रिस्पांस एक्टिवेट हुआ, राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन कम हो गई, अब वो कम हो गया। अब इस प्रोसेस से राइबोसोमल प्रोटीन्स तो बन रही हैं, बट व्हेन दे डिटेक्टेड कि राइबोसोमल आरएनए ही नहीं है जिन पर जाकर उन्होंने अटैच होना है, तो ये क्या करती हैं, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से अपने ही मैसेंजर आरएनए की स्पेशल सीक्वेंसेस जिन पर आकर राइबोसोम्स ने लगकर इनको, मतलब इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने वाले भी तो राइबोसोम्स ही है ना, ऑल्दो कि ये राइबोसोमल प्रोटीन्स ही बना रहा है, बट इसको ट्रांसलेट भी तो राइबोसोम्स ही करेंगे ना। तो उन राइबोसोम्स ने लगना था शाइन डेलगार्मो सीक्वेंस पर, इस मैसेंजर आरएनए की। तो ये क्या करता है, ये राइबोसोमल प्रोटीन जो बनी है ये अपने ही मैसेंजर आरएनए के शाइन डेलगार्मो सीक्वेंस पर आकर लग जाएंगी, उसे ब्लॉक कर देंगी। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो राइबोसोम्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो आकर इसको लगेंगे नहीं और फिर इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली इन प्रोटीन्स ने अपनी ही सिंथेसिस को कम कर दिया है। So this is a type of negative feedback. That's how ribosomal proteins regulate, ठीक, its ribosomes production। ठीक है, अब अगर हम पढ़ें तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। द रेगुलेशन ऑफ आर प्रोटीन्स ऑफ ओन इन्वॉल्व्स अ फीडबैक इनहिबिशन सिस्टम, जहां पर हर राइबोसोमल प्रोटीन अपनी ही प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग टू द शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ऑन इट्स ओन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस तरह से वो बैलेंस मेंटेन करती हैं कि अगर हमारे पास राइबोसोमल आरएनए नहीं है तो राइबोसोमल प्रोटीन्स भी एक्यूमुलेट ना हो, तो वो अपनी प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं, और इस तरह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल कंपोनेंट्स जो है वो कंट्रोल कर दी जाती है बाय द बॉडी। सो दिस इज हाउ बैक्टीरियल जो है वो रेगुलेशन होती है। ये ट्रांसलेशन के लेवल पर थी, और ट्रांसक्रिप्शन वाली वो हम पढ़ चुके हैं कि वो ऑपेरोन से कैसे होती है। अब हमने डिस्कस करना है कि यूकैरियोट्स में ये रेगुलेशन कैसे होती है। तो यूकैरियोट्स में ये रेगुलेशन 4 स्टेप्स पर होती है, ट्रांसक्रिप्शन, को एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस और ट्रांसलेशन, और उसके बाद डीएनए के लेवल पर होती है। तो ये 4 लेवल्स हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि यूकैरियोट्स में कितने लेवल्स पर होती है और प्रोकैरियोट्स में कितने लेवल्स पर होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी सारे स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन जो डीएनए वाला है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, तो ये वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। ट्रांसक्रिप्शनल जो रेगुलेशन है ना यूकैरियोट्स में, दैट इज वेरी कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, वो हर प्रोसेस के साथ ना कोऑर्डिनेट हो रही है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है उसकी कंसंट्रेशन से भी कोऑर्डिनेटेड है, और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स से भी कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, वो उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, जिसकी जो जीन ने ट्रांसक्राइब होना है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और
केमिकल और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस पर डिपेंड करता है। लाइक जब एक जीन ने ट्रांसक्राइब होना है और वो सब्सटेंस आ गया है जिसने उस जीन को ट्रांसक्राइब कराना था। अब दो चीज़ें होती हैं, या एक तो चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, यानी डीएनए जो है वो डीएनए के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, जैसे एसिटाइलेशन हो जाएगी उसकी प्रोटीन्स की, या मिथाइलेशन हो सकती है जो कि डीएनए को लूज कर देंगे उसकी कॉम्पैक्ट बाइंडिंग से। ठीक है, जब वो लूज हो जाएगा तो वो यानी ससेप्टेबल हो जाएगा टू ट्रांसक्रिप्शन। उसके ऊपर आकर ट्रांसक्रिप्शनल मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, हेलिकेज अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आया ना उसमें, जो उसने फेवरेबल टू ट्रांसक्रिप्शन था। उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आकर उसको मजीद एक तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि आकर ट्रांसक्रिप्शन करानी है, लेकिन कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो कि जीन एक्सप्रेशन को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इन दो चीज़ों से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो रही होती है यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। तो अभी दो तरह के डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। वन इज द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और वन इज द स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, वो हर ट्रांसक्रिप्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर देते हैं, हर जीन की। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास हेलिकेज है, इसमें हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, डीएनएज बी है, डीएनएज ए प्रोटीन है। ठीक है, ये सारी जो जनरली ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रही होती हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता इनका। ठीक है, और ये इन सबको हम कहते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये बेसिकली प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को मेंटेन कर रही हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आती हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये डीएनए के ऊपर अटैच हो भी सकते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है कि बाहर से आएँ। जो डीएनए पर सेगमेंट्स होते हैं जो जो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, उन्हें हम कहते हैं सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और जो बाहर से मॉलिक्यूल्स आते हैं जो डीएनए के सिस एक्टिंग एलिमेंट्स पर आकर अटैच होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स या ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो साइटोप्लाज्म से भी आ सकते हैं, न्यूक्लियस में कहीं और से भी आ सकते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए किसी स्पेसिफिक डीएनए को रेगुलेट, स्पेसिफिक जीन की ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हर जीन का अपना स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और इन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के पास दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक साइड से ये डीएनए पर अटैच होते हैं और एक साइड से ये किसी एक्टिवेटर मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये इनकी दो बेसिकली बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो है, जो इनकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन होती है, वहां पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड कर सकता है। वो कोई और स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकता है, वो कोई जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है, और वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारा कुछ बात हमने कर लिया है। उसके बाद अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसमें जो ये आपको इनहैंसर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नजर आ रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, और ये देखिए स्पेसिफिक वाला इन जनरल वालों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड पर ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन से डीएनए के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद अब स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होती है, और ये लगते किससे हैं डीएनए के ऊपर, वाया स्ट्रक्चरल मोटिव्स। डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीएनए के साथ अटैच होती है वाया मोटिव्स। ठीक है, और जिसमें सबसे कॉमन क्या है, जिंक मोटिव्स। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो हमने पढ़े हैं फैक्टर्स, ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर दो प्रोसेसेस होते हैं जिनसे जीन की एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होती है। वन इज द सर्किट, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास गैलेक्टोज सर्किट की, और दूसरा प्रोसेस होता है हार्मोन रिस्पांस सिस्टम। ये दो सिस्टम जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर हम गैलेक्टोज सर्किट की बात करें तो गैलेक्टोज सर्किट में क्या होता है, ये गैलेक्टोज की जीन के लिए होता है स्पेसिफिकली, और इसमें वो वाली सारी जीन्स आ जाती हैं जो कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म की सारी प्रोटीन्स एक ही जगह पर डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है उनकी लोकस अलग अलग हो। पहला एंजाइम इधर पड़ा हो, दूसरा एंजाइम किसी और जगह पर हो, थर्ड वाला किसी और जगह पर हो। तो जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ना, इसको जो इसको रेगुलेट कर रहा होगा, वो उन सब जीन्स की रेगुलेशन करेगा जो कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड है। दैट्स वन थिंग। उसके बाद क्या होगा, अभी हम इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं, फिर चले आपको डायग्राम से समझ आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। अब होता क्या है कि ये जो तीन जीन है गैलेक्टोज की, मेटाबॉलिक जीन्स, ये रेगुलेट होती हैं बाय गैलेक्टोज कंसंट्रेशन। यानी गैलेक्टोज की मेटाबॉलिज्म हमें कब करना होता है, जब गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली वो है ही नहीं, तो उसका मेटाबॉलिक मशीनरी बनाकर हमने क्या करना है। तो व्हेन गैलेक्टोज इज प्रेजेंट द जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड, व्हेन इट इज एब्सेंट द जीन्स विल बी शट डाउन और दे विल नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब गैलेक्टोज नहीं होता तो कैसे ये सर्किट ऑफ होता है। अब हमारे पास इसमें जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो होता है गैल4। ठीक है,
ये गैल4 के पास 2 बाइंडिंग साइट हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये डीएनए पर अटैच है, और जो सिस एक्टिंग एलिमेंट है जिस पर ये अटैच है डीएनए के, इट इज नोन एज अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सेगमेंट, ठीक है, जो कि इस टारगेट जीन के, जो ये जीन है जिसने ट्रांसक्राइब होना है, इसके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सेगमेंट और गैल4 गैलेक्टोज, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हम गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं। अब ये गैल4 स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर डोमेन जिसने ट्रांसक्रिप्शन करानी थी उसको ब्लॉक किया होता है इन द एब्सेंस ऑफ गैलेक्टोज एक अनदर प्रोटीन ने, जिसे हम कहते हैं गैल80, ठीक है, तो गैल80 की एक्टिवेटेड डोमेन को बंद किया हुआ है गैल80 ने, गैल4 की, ठीक है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो, दैट्स हाउ इट इज, दिस सर्किट इज ऑफ, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, तो ये सर्किट बंद है। अब जब गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है फिर क्या होता है, एक अनदर प्रोटीन गैल3 जिसको हम कहते हैं वो आती है, वो एक्टिवेट हो जाती है बाय द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ गैलेक्टोज, कैन यू सी द प्लस, ये एक्टिवेट हो गई, इसने क्या किया, जिस गैल80 ने गैल4 की टीएडी को ब्लॉक किया हुआ था, ये उसको अपने साथ अटैच कर देती है, उसको गैल4 से डिसोसिएट कर देती है, गैल4 की एक्टिव साइट जो है वो फ्री हो जाती है, वो जो है वो प्रोटीन्स को रिक्रूट करती है जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करानी होती है, जिसे हम को एक्टिवेटर्स कहते हैं, और इस तरह से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स हाउ गैलेक्टोज सर्किट इज ऑन और ऑफ, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा गैलेक्टोज सर्किट का मैकेनिज्म था। उसके बाद हमारे पास आता है हार्मोन रिस्पांस सिस्टम। हार्मोन रिस्पांस सिस्टम क्या करता है, हार्मोन रिस्पांस सिस्टम हार्मोन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी इसमें जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, जिन्होंने मीडिएट करना है एक्शन डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन को चेंज करना है, क्योंकि अभी हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, इनके पास एक अनदर बाइंडिंग साइट होती है जिसे हम कहते हैं लाइगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, जो उस हार्मोन से बाइंड कर रही होती है। हार्मोन आएगा तो ये एक्टिवेट होंगे और डीएनए पर जाकर लगेंगे, और हार्मोन नहीं होगा तो नहीं लगेंगे। अब डीएनए पर वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिन पर जाकर ये वाले स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट। अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए है तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लिए है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट होगा, सो इट विल चेंज इट्स नेम अकॉर्डिंग टू द हार्मोन। अब इसमें दो तरह के रिसेप्टर्स आते हैं, जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, ये वाले, इनको हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन फॉर हार्मोन्स। अच्छा, ये दो जगह पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इंट्रासेलुलरली होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलरली होते हैं। इंट्रासेलुलरली किन हार्मोन्स के होंगे, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलरली किन हार्मोन्स के होंगे जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम इंट्रासेलुलरली वाले की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स ये डिफरेंट लिखी हुई हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, ये उनका मैकेनिज्म है, ठीक है। उनका सबसे पहले क्या हुआ कि ये रिसेप्टर्स हमारे पास ग्रीन कलर में, इन पर आकर कॉर्टिसोल ने बाइंड किया, कॉन्फर्मेशनल चेंज आया, ये मूव करके न्यूक्लियस में अपनी डीएनए बाइंडिंग डोमेन से डीएनए के साथ अटैच हो गए टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट, और जो टीएडी वाली साइट थी, एक्टिवेटेड डोमेन थी, वहां इन्होंने को एक्टिवेटर्स को रिक्रूट किया और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दी जब हार्मोन इनके साथ बाइंड हुआ था, ठीक है। तो ये होगी सरफेस वालों, सॉरी इंट्रासेलुलर वालों की। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे उनका मैकेनिज्म थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो क्योंकि अंदर नहीं आ सकते तो वो रिसेप्टर के साथ एक्स्ट्रा सेलुलरली बाइंड करेंगे, वो अंदर एक सेकंड मैसेंजर इनिशिएट कर देंगे, यानी कोई और सब्सटेंस होगा जैसे साइक्लिक एएमपी है, वो उनका अंदर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए की फॉस्फोराइलेशन करता है, प्रोटीन काइनेज ए डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करके उसका एक साइट पर रिस्पांस इंट्रासेलुलरली इस तरह से प्रोड्यूस करता है। जो इसका इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पर होता है वो कैसे होता है कि ये साइक्लिक एएमपी फॉस्फोराइलेशन कराता है प्रोटीन काइनेज ए की, और प्रोटीन काइनेज ए एक प्रोटीन है जिसको हम क्रैब प्रोटीन कहते हैं, CREB क्रैब, कि उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है तो वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसका क्रैब रिस्पांस एलिमेंट होता है डीएनए के ऊपर, ठीक है। डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस होगा उसे हम रिस्पांस एलिमेंट कहते हैं ना, तो क्रैब रिस्पांस एलिमेंट CRE के ऊपर जाकर वो ये क्रैब बाइंड करेगा और बिल्कुल वैसे ही उसी मैकेनिज्म से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा। सो दैट्स हाउ कि जो जिनके रिसेप्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं उनका रिस्पांस अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता है। सो दैट्स हाउ के ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर यूकैरियोट्स में कैसे जेनेटिक एक्सप्रेशन की रेगुलेशन हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रो एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के लेवल पर ये रेगुलेशन कैसे हो रही है, कैसे आरएनए की प्रोसेसिंग अफेक्ट हो रही है। अब इसमें हमारे पास तीन प्रोसेसेस आते हैं, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ऑल्टरनेटिव पॉलीएडिनाइलेशन एंड आरएनए की जो है वो एडिटिंग। ये तीनों प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक तो ये रेगुलेट कर रहे हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। नंबर 2, इन तीनों प्रोसेसेस की वजह से हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स आती हैं फ्रॉम अ सिंगल जीन। आपने पढ़ा होगा कि एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनता है यूकैरियोट्स में, बिकॉज इट्स जीन्स इट्स मैसेंजर आरएनए इज मोनोसिस्ट्रोनिक।
वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन अब वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स कैसे बनती हैं हमारे इतने से जेनेटिक मेकअप से, इन 3 प्रोसेसेस के जरिए से, ठीक है। अब ये 3 प्रोसेसेस कैसे होते हैं और फिर हम इस बात को इन प्रोसेसेस से लिंक करेंगे। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। नॉर्मल स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्या है कि इस डायग्राम से समझे तो नॉर्मल स्प्लाइसिंग क्या होती है कि रेड कलर में हमारे पास एक्सोन्स हैं, ठीक है, और येलो कलर में इंट्रॉन्स हैं। सारे एक्सोन्स को जोड़ दिया जाता है 1 2 3 4 5 और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज नॉर्मल स्प्लाइसिंग और इससे हमारे पास एक प्रोटीन आ गई है, प्रोटीन ए। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस जिसने एक जीन से एक ही तरह की प्रोटीन बनी थी। लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, लाइक इन सेगमेंट्स में से हम किसी एक सेगमेंट को स्किप कर देंगे, किसी एक एक्सॉन को स्किप कर देंगे, किसी एक इंट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारे पास एक वैरायटी ऑफ प्रोटीन बनेगी, एक और प्रोटीन बनेगी, बट वो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। इट विल बी द आइसोफॉर्म ऑफ दैट प्रोटीन ए। अब इस एग्जांपल में देखें तो हमने थर्ड वाले एक्सॉन को स्किप कर दिया, ठीक है, तो इससे हमारे पास प्रोटीन बी बन गई है। तो इसी तरह एक जीन से हम मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि इसकी एग्जांपल आती है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की आइसोफॉर्म्स कैसे बनती हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से। और ये प्रोसेस में क्या होता है, एक्सॉन स्किपिंग हो सकती है, इंट्रॉन रिटेंशन हो सकती है और यूज ऑफ स्प्लाइस डोनर्स, यानी कुछ साइट्स जो है वो एज अ डोनर एक्ट करती हैं, यानी वो जो है अटैच कर देते हैं किसी मॉलिक्यूल को। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो अगर फॉर एग्जांपल इनमें से 2 वाली साइड एज अ डोनर एक्ट कर रही है, 4 वाली एज एक्सेप्टर एक्ट कर रही है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी और बीच वाला स्किप हो जाएगा, तो फिर ये रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सेकेंड प्रोसेस है अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब मैसेंजर आरएनए बनता है उसके 2 एंड होते हैं, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। 3 प्राइम वाले पर टेल लग जाती है जिसको हम पॉली ए टेल कहते हैं, और 5 प्राइम वाले पर गुआनोसिन कैप लग जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कुछ जीन्स में ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए इसके मल्टीपल एंड्स बन जाते हैं, लाइक एक एंड ये होगा, एक एंड ये होगा, ये अब इसके 3 प्राइम एंड जो है वो 3 बन गए हैं, ठीक है। अब इन तीनों 3 प्राइम एंड्स के ऊपर पॉली ए टेल लग जाएगी, तो इस तरह से जो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन। इसके नतीजे में अब जब इसकी ट्रांसलेशन होगी मैसेंजर आरएनए की, तो एक ट्रांसलेशन इस तरह से हो सकती है, ठीक है, एक ट्रांसलेशन हमारे पास इस वाले के साथ हो सकती है, एक इस वाले के साथ हो सकती है, ठीक है। और इस तरह क्या हुआ है, हो सकता है ये वाली लेंथ लंबी हो इससे, ये वाली उससे छोटी हो, तो इस तरह अनट्रांसलेटेड रीजन्स की सीक्वेंस भी चेंज हो जाती है और कोडिंग सीक्वेंस की भी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ प्रोटीन बन सकती है। एडिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स पोली ए टेल, ठीक है, जब मल्टीपल पोटेंशियल साइट्स हो जहां पर पोली ए टेल ने ऐड होना हो, तो फिर हमारे पास डिफरेंट मैसेंजर आरएनए वेरिएंट्स बनते हैं और इससे अनट्रांसलेटेड रीजन्स में लेंथ में चेंज आता है और समटाइम्स कोडिंग सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है मैसेंजर आरएनए का। सो दिस इज अल्टरनेटिव पॉलीएडेनाइलेशन। अब थर्ड पॉइंट है मैसेंजर आरएनए एडिटिंग। इसमें क्या होता है कि हम मैसेंजर आरएनए की जो है वो एडिटिंग करते हैं। इट इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास एपो बी प्रोटीन की। अब मैं अगर आपको इसको डायग्राम से समझाऊं तो इसमें एडिटिंग कैसे हो रही है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पूरी जीन है, स्प्लाइसिंग हुई, सारा कुछ हो गया और इस जीन की ट्रांसलेशन हो गई, तो 100% जीन जो है वो ये हमारे पास है प्री मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इससे हमने लेट्स सपोज पूरा इसी से हमने सारे एक्सोन्स मिला के एक मैसेंजर आरएनए बनाया जिसकी 100% ट्रांसलेशन हुई और उससे हमारे पास एक प्रोटीन बन गई। अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें एपो बी प्रोटीन की, एपो बी प्रोटीन क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि लाइपोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस प्रोटीन ये प्रोटीन 2 जगह पे बन रही होती है, इंटेस्टिनल सेल्स में और लिवर के सेल्स में। इंटेस्टिनल सेल्स में क्या होता है, ये इस प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इसमें स्प्लाइसिंग हुई, इसमें एडिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि इसका जो एक कोडॉन है ग्लूटामीन का, वहां पर सी की जगह पर यू लगा दिया जाता है, उसकी डीएमिनेशन हो जाती है, तो वो यू में चेंज हो जाता है। अब जब यू लगता है तो ये स्टॉप कोडॉन बन जाता है। जब ये स्टॉप कोडॉन बन जाता है तो जो इसकी ट्रांसलेशन है वो इस स्टॉप कोडॉन तक होती है, इससे आगे नहीं होती। एंड दिस इज अबाउट द 48% ऑफ द होल ऑफ द मैसेंजर आरएनए, उसका 48% बनता है। इसका मतलब अब जो प्रोटीन बनेगी ना वो 48% होगी ओरिजिनल मैसेंजर आरएनए की। तो दैट्स व्हाई दिस एपोबी प्रोटीन इज नोन एज एपोबी 48 और ये बनती है इंटेस्टिनल सेल्स में। और एक होती है हमारे पास एपोबी 100 जहां पर ये वाली एडिटिंग नहीं होती और हमारे पास पूरा मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है, वो बनती है लिवर सेल्स में और उसे हम एपोबी 100 कहते हैं। एपोबी 100 प्रेजेंट होती है वीएलडीएल्स में और एपोबी 48 प्रेजेंट होती है काइलोमाइक्रॉन्स में, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द आरएनए एडिटिंग। इन तीनों प्रोसेसेस के जरिए से हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल प्रोटीन आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा हमारे पास जो रेगुलेशन वाला रह गया ट्रांसलेशन के स्टेप पर यूकैरियोट्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आयरन मेटाबॉलिज्म के साथ और आरएनए इंटरफेरेंस के साथ हमने इन चीज़ों को लिंक करना है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।